Hello everyone, welcome to this video. Before we even start, let me make one thing very clear. ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है. This is not something which is for entertainment. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसको सेव एज लेटर कर लो और जब भी आप उस मूड में हो ना, लर्निंग के मूड में, तब आप इसको स्टार्ट करना. ओके आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो इन सीरीज ऑफ मेनी टू कम. इस पूरी सीरीज़ में, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज़ में, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाया जाता है. आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर टच अपॉन करने वाले हैं. तो आइए लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग यार यूजुअली बहुत बड़ा हवा बना दिया जाता है मार्केट में, दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट और पीपल परसीव इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी रीजन्स. ऑल्सो tutoring or जो भी those who are charging only for financial model, the fees is so hefty that a lot of people could not afford it. अगर आप कोई दूसरे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो जैसे यूडेमी, कॉर्सेरा और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ सेल्फ पेस्ड कोर्स मिलते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो 2-2, 5-5 मिनट के वीडियोस होते हैं. उसमें कोई देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. नो वन कैन टीच यू फाइनेंशियल मॉडलिंग इन मियरली एन आवर और सो, कि मैं 12 वीडियो 5-5 मिनट के बना दो और आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख जाओ. दैट इज़ नॉट गोना हैपन. दिस इज़ अ कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस. आप करोगे और सीखोगे. तो ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आई विल प्रोवाइडिंग यू ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एग्जीक्यूट द मॉडल ऑन योर ओन, राइट. ये भी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड मिल जाएगी और फ्यूचर में भी जितने सेशंस इसके आएंगे. सो दिस इज़ ओनली सेशन नंबर 1. विल बी कमिंग आउट विद मल्टीपल सेशंस ऑफ द सेम कंटेंट. डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगी, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगनिंग एंड देन वील मूव ऑन. ओके. सो फ्यूचर में भी जो दूसरे वीडियोज़ आएंगे उसमें आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेल एक्सरसाइजेज, ताकि आप वीडियो देखो. वीडियो में जो चीज़ मैंने परफॉर्म करी है वो सेम एक्सेल को आप नीचे से डाउनलोड करो. देर विल बी 2 एक्सेल, वन इज़ फॉर द प्रॉब्लम एंड अदर इज़ फॉर द सोल्यूशन. आप पहले प्रॉब्लम एक्सेल को ओपन करो, जो लर्निंग आपने एक पर्टिकुलर वीडियो से ली उसको इम्प्लीमेंट करो एंड ट्राई टू प्रिपेयर द मॉडल साइमल्टेनियसली विथ मी. दैट वील बी लॉन्चिंग 2 वीडियोज़ पर वीक. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको ज़रूर पता चले. Okay, now we'll start. First of all, we need to understand कि financial model बनाने की requirement क्या होती है, right? Why you need to prepare a financial model? तो just एक imagine करो कि आप टाटा स्टील कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड उसका करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 110 रुपीज़, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उस दोस्त को लगता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 110 बहुत ज़्यादा है, वो 100 रुपीज़ तक होना चाहिए. ही माइट हैज़ हिज ओन लॉजिक, हैज़ ओन कन्विक्शन बिहाइंड इट, एंड you think that 110 it's not something which should be the correct price of the stock at this point of time, और ये 120 होना चाहिए, राइट. तो करंट मार्केट प्राइस 100 है, फ्रेंड को लगता है 110 है, फ्रेंड को लगता है 100 होना चाहिए, आपको लगता है 120 होना चाहिए. वी नीड अ ऑब्जेक्टिफाइड वे टू कम टू अ सिंगल कंक्लूजन. ठीक है, मुझे कुछ कंक्लूड करना है ऑब्जेक्टिवली. आई cannot be speculating all the time. Now यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आप इन्वेस्टिंग रिकमेंड कर रहे हो दैट इस स्टॉक में लॉन्ग हो जाओ, और आपका फ्रेंड बोल रहा है इस स्टॉक में शॉर्ट हो जाओ तभी पैसा कमाओगे, राइट. सो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल टू क्वांटिफाई आवर व्यूज. ऑब्जेक्टिवली हम लोग क्वांटिफिकेशन करें हमारे व्यूज़ का बेसिस द साइंटिफिक रिजल्ट्स एंड द साइंटिफिक एप्लीकेशन, एंड वील कम टू वन पर्टिकुलर वैल्यू, राइट. सो मोटा मोटा इसीलिए फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है, राइट. नाउ फाइनेंशियल मॉडल डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्स टू क्वांटिफाई द व्यू. जो भी आपका व्यू उसको क्वांटिफाई करने में हमेशा काम आता है कि सर मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि 120 होना चाहिए, एंड मैं इसी कारण से सोच रहा हूँ कि 110 या 100 रुपीज़ होना चाहिए, और वॉट एवर इट इज़. इसके क्या यूजेस होते हैं, तो इट कुड बी यूज इन मल्टीपल आस्पेक्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल स्किल्स यू शुड लर्न. ठीक है, सबसे पहला यूज होता है वैल्यूएशन करने में. सो कंसिडर दिस मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल एज अ कैलकुलेटर, राइट. सिंपल कैलकुलेटर है जहां पर आप कुछ इनपुट डाल रहे हो, ये कुछ प्रोसेसिंग करके आपको एक रिजल्ट थ्रो कर रहा है. ओके. सो फाइनेंशियल मॉडल हेल्प्स यू टू क्वांटिफाई योर व्यूज अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी. वैल्यूएशन में इसका सबसे एडवांस यूज है. यू कैन नॉट परफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विदाउट यूजिंग अ फाइनेंशियल मॉडल.
Definitely when you will be working in mergers and acquisition in future, a lot of my students are already working over there. You could use financial model for the purpose of investing. We do that all the time and it really works. There is one concept called leveraged buyout, जहाँ पर आपने किसी कंपनी को एक्वायर करा है, बट टू एक्वायर दैट कंपनी यू हैव बोरोड सम फंड फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज, राइट? तो इट्स अ डेट बेस्ड एक्विजिशन करा है. या फिर किसी स्टार्टअप को या किसी बड़ी कंपनी को भी कोई फंड रेस करना है, तो डेफिनेटली दे नीड टू रिलाई ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग. से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यू आर वॉचिंग, यू आर कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच ऑन टाटा एलेक्सी का स्टॉक प्राइस 10,000 का हाई बनाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 50% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. नाउ क्या आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, या उसका प्राइस और गिरता रहेगा? ठीक है, ये इशू आपका सॉल्व होगा क्वांटिफिकेशन के थ्रू. इसको क्वांटिफाई करो थ्रू फाइनेंशियल मॉडल. एग्जाम्पल नंबर 2, से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिटेलर. आप एक छोटा सा कोई रिटेलर हो और आपको लगता है कि आपको एक छोटा दूसरा रिटेलर को एक्वायर करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो अब वो छोटे रिटेलर को जब आप एक्वायर कर रहे हो, तो व्हाट प्राइस यू विल पे टू दैट पर्टिकुलर रिटेलर. तो वो प्राइसिंग हम लोग निकालेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू. That is the major uses of financial modeling. Okay. Now, what are the steps which is involved in financial modeling? And this is very critical. हमारा जो पूरा कोर्स है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बना हुआ है that first you need to define that what is your purpose. आपका पर्पस क्या है, right? What do you want to achieve with the results of financial modeling? क्योंकि अगर आपका पर्पस मर्जर्स और एक्विजिशन करना है तो कुछ एस्पेक्ट्स थोड़े अलग होंगे. अगर आपका if your objective is to value a particular business, a value particular stock, conducting equity valuation, conducting enterprise valuation, conducting LBO modeling, थोड़ा थोड़ा पर्पस चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फंक्शनिंग चेंज हो जाता है मॉडल का. तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाई डू यू वांट टू डू द एनालिसिस. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टेप 2 के अंदर आता है वी नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड डू सम रिसर्च ऑन इट. तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट हो सकती है, उसके क्या सोर्सेज हैं, वो सब चीज़ों पे आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड डेफिनेटली इन अपकमिंग सेशंस इन सब पे हम लोग बहुत डीप डाइव करेंगे. ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है रिलेटिवली. मेरे जो अगले वीडियोस आएंगे इट कुड बी रेंजिंग बिटवीन 1-1.5 आवर्स. कि स्टेप 3 इज आइडेंटिफाइंग द की ड्राइवर्स, दैट वो क्या ऐसे एलिमेंट है जिनके कारण बिजनेस में वैल्यू आ रही है, बिजनेस रन हो रहा है. ठीक है, मैं स्लाइड पे आता हूँ तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग अ वैल्यूएशन और यू आर परफॉर्मिंग अ फाइनेंशियल मॉडलिंग. Right. Step 4 is we need to gather the information on peer companies. Say for example, I'm talking about Tata Steel. तो मुझे पता होना चाहिए कि SAIL जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, जिंदल स्टील का फाइनेंशियल्स कैसे आ रहा है, कोई दूसरी फाइनेंस कंपनीज हैं, कोई दूसरी स्टील कंपनीज हैं, उनका फाइनेंशियल कैसे आ रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वो किस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में. ओके तो इन सब चीज़ों के ऊपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेरी रोबस्ट ओपिनियन ऑन योर कंपनी. द स्टेप 5 इज बिल्ड योर एनालिसिस. दैट इज द मोस्ट क्रूशल स्टेप. आपने चारों स्टेप के अंदर जो काम किया है उसको आप यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करते हो सीधे सीधे. ठीक है. स्टेप 6 इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर एनालिसिस. इसके बिना एवरीथिंग इज फ्यूटाइल. इफ यू आर अनेबल टू प्रेजेंट योर एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ योर यूजर इन अ करेक्ट मैनर, आपके पूरे एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है. एवरीथिंग विल गो इन वेन. Okay, so we'll understand what could be the purpose. Our purpose could be very simple, sir. It could be stock investing. कि मुझे इन्वेस्टिंग करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट वेदर अ पर्टिकुलर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड. उसके लिए मैं वैल्यूएशन निकालना चाहता हूँ. फाइनेंशियल मॉडलिंग इज इंपॉर्टेंट. आप अगर कोर वैल्यूएशन फील्ड में ही जाना चाहते हो, ठीक है, उस केस के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर वैल्यूएशन. अगर आप मर्जर्स और एक्विजिशन में डील कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, या यू वांट टू असर्टेन फ्यू वैल्यूज थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो आप टारगेट का और एक्वायरर कंपनी दोनों का फाइनेंशियल मॉडल रन करते हो. इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज ये होता है कि आप यहाँ पर मर्जर मॉडलिंग भी करते हो. विल नॉट बी कवरिंग इट राइट नाउ. इट्स अ वेरी एडवांस कंसेप्ट. सो विल बी डेफिनेटली इफ रिक्वायर एंड इफ पीपल डिमांड विल डेफिनेटली कवर मर्जर मॉडलिंग ऑल्सो इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. ओके, आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो किसी कंपनी पे. ज़रूरी नहीं है कि हर फाइनेंशियल मॉडल वैल्यूएशन के लिए ही बने. ठीक है, इट कुड बी टू एनालाइज रेवेन्यूज एंड कुड बी टू एनालाइज प्रॉफिट्स, एक्सपेंडिचर. FP&A का नाम सुना होगा ना आपने, FP&A.
तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो इसमें प्लानिंग इज़ डिफरेंट, एनालिसिस इज़ डिफरेंट, यू कुड बी एनालाइजिंग इट, इसमें यूजुअली कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हो एंड वॉट नॉट. The second last is you could be performing financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग में विल बी फोरकास्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज, द फ्यूचर रेवेन्यू, कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर विल बी आई विल बी स्टैंडिंग, आप उसकी फोरकास्टिंग करते हो. ओके. और यू वॉन्ट टू बाय द इंटायर बिजनेस. नाउ हियर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड हियर यू वॉन्ट टू बाय द इंटायर बिजनेस. सो जब आप पूरे के पूरे बिजनेस को खरीद रहे हो, जैसे टाटा बेवरेजेस इज गोइंग टू बाय बिस्लरी, right now that is not just the investment in the distillery but they are literally buying the complete business. So उस टाइम पर you will be more interested in enterprise value. enterprise value equity value में थोड़ा डिफरेंस होता है. हम आने वाले सेशंस में इसको ज़रूर कवर करेंगे जब हम फाइनेंशियल मॉडल में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे. तो enterprise value कैलकुलेशन के लिए भी you need to rely on particular financial model. Okay, now before we even start, once it is identified that what is our objective, the second step and most crucial step is to conduct the background research, right, or to gather the data about a particular company. यहाँ पर what you will be using and I will show you step by step कि आप कहाँ से क्या डेटा पिक कर सकते हो. ठीक है, कौन सा ऐसा डेटा है विच इज़ अवेलेबल इन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो आप इजीली, बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ से आप गैदर कर सकते हो. कौन सा डेटा है जो जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है बिकॉज इट वोंट बी अवेलेबल इन अ पब्लिक फोरम. ओके, तो आपको उसके बिना कैसे हम मॉडल में आगे बढ़ेंगे वो भी चीज़ हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद कंपनीज इंटरिम एंड एनुअल रिपोर्ट्स. इंटरिम मीन्स हो गया आपका 10Q और क्वार्टरली रिपोर्ट्स. 10Q मतलब द क्वार्टरली काउंटर पार्ट ऑफ US. एंड सिमिलरली जो आपका एनुअल रिपोर्ट्स हो गया वो 10K या फिर एनुअल रिपोर्ट जो हमारे यहाँ पर बोलते हैं. देन वी विल रिलाई ऑन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस. जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो एवरी क्वार्टर इन्वेस्टर्स के साथ मीट करती हैं और उन्हें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एड्रेस करती हैं कि भाई हम लोगों के ये प्लान्स हैं और हमारा ये प्रेजेंटेशन है, एंड दे इंटाइज द पीपल टू इन्वेस्ट मोर इन द कंपनी. ठीक है. देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज कॉन कॉल्स. कॉन कॉल के अंदर क्या मुझे स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ पढ़ना है या आई ओनली नीड टू पिक द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. And we'll also understand that how you can use the industry report in your favor. It is really good to have if you have equity research reports issued by multiple MNC banks or even multiple brokers of your company. बहुत help मिलता है. कैसे मिलता है हम इसको देखेंगे आगे फ्यूचर में when we will be performing the valuation. If someone is paying you to perform modeling, say for example आपका कोई client है और वो client आपको पे कर रहा है कि सर प्लीज़ परफॉर्म द वैल्यूएशन और परफॉर्म द वैल्यू ऑफ माई कंपनी. सो दे विल डेफिनेटली गोना गिव यू एवरी इंफॉर्मेशन जो भी आप मांगते हो. ठीक है, जो भी आप मांगते हो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा आप वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा. तो क्लाइंट इंटरव्यू इज़ वेरी सिंपल इन दैट स्टेज. बट द प्रॉब्लम इज अगर आप अभी वैल्यू कर रहे हो, आप टाटा एलेक्सी को वैल्यू कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि टाटा का CMD या टाटा का MD आपसे बात करेगा या यू कैन डायरेक्टली स्पीक विद देयर टॉप मैनेजमेंट. दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बहुत लिमिटेड डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है. दे आर नॉट बाउंड टू शेयर द डेटा ऑन अ पब्लिक फोरम एक्सेप्ट फ्रॉम ROC फाइलिंग्स. ठीक है, बट ROC फाइलिंग का भी अपने अलग फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर ही आपको डेटा मिलेगा. तो यहाँ पर भी आप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस प्लेस करते हो इन ऑर्डर टू अचीव द डेटा. ओके, नाउ कम्स टू आर स्टेप 3. स्टेप 3 के अंदर विल बी आइडेंटिफाइंग द की ड्राइवर्स कि यार वो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण मेरा बिजनेस में वैल्यू अचीव हो रहा है. जैसे अगर मैं एक रिटेलर की बात करता हूँ, रिटेलर मतलब मैं DMart की बात करता हूँ या मैं रिलायंस रिटेल की बात करता हूँ. ठीक है, तो उन लोगों का एक जो मेन की ड्राइवर होता है वो होता है सेल्स बाय पर स्टोर, कि वो एक ऑन एन एवरेज एक स्टोर कितना सेल जनरेट करके दे रहा है. कुड बी नंबर ऑफ स्टोर्स ऑल्सो, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स हैं. DMart के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर होंगे उसकी सेल फ्यूचर में उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए उसका वैल्यू भी फ्यूचर में उतना ज़्यादा बढ़ेगा. इट कुड बी कॉस्ट पर प्रोडक्ट सोल्ड ऑल्सो. व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर प्रोडक्ट सोल्ड. व्हाट कुड बी द एवरेज वैल्यू पर ऑर्डर. आपका एवरेज वैल्यू पर ऑर्डर कितना है. व्हाट कुड बी अगर आप US वगैरह में बात कर रहे हो, आप वॉलमार्ट का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो वहाँ पर की ड्राइवर स्क्वायर फुट भी होता है. दैट इन ऑन हाउ मेनी स्क्वायर फीट यू आर डूइंग बिजनेस, द मोर इट इज़, बिकॉज वहाँ पर एवरीथिंग इज ह्यूज. Okay, if you are talking about a hotel industry that you are performing valuation of Indian hotels, so it could be hotel
पर रूम ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या हैं, व्हाट इज़ द टैरिफ, इन सब फैक्टर्स के ऊपर योर वैल्यू ड्राइव्स। ओके, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हो तो व्हाट इज़ द यूनिट सोल्ड, व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस, व्हाट इज़ कॉस्ट पर यूनिट। फार्मा कंपनी की अगर आप बात करते हो तो व्हाट इज़ दैट्स R&D पर सेल, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, वो कितना R&D कर रहा है, क्योंकि एक फार्मा कंपनी जितना ज़्यादा R&D करेगी द चांसेस ऑफ इट्स गेटिंग अ गुड रिसर्च बैक्ड मेडिसिन इट्स रियली हाई, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज़ द फ्यूचर पेटेंट विच इज़ पेंडिंग इन द मार्केट। सिमिलरली अगर कोई यूज़र बेस्ड कंपनी है, यूज़र बेस्ड कंपनी है मतलब आप लिटरली आप नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, और अगर आप बोलोगे तो नेटफ्लिक्स की भी मॉडलिंग कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए की ड्राइवर्स क्या हैं कि कितने एक्टिव नंबर ऑफ यूज़र्स हैं उसके पास, व्हाट इज़ द मेंबरशिप कैंसिलेशन रेट, कितने लोग ऐसे हैं जो मेंबरशिप को फॉलो नहीं करते हैं आगे, व्हाट इज़ द रिटेंशन रेट, कितने लोग कर लेते हैं, व्हाट इज़ द मंथली फ़ी दे आर चार्जिंग। तो इन सब मैटर्स के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन कैसे करना है फ्यूचर के। ओके, सो दीज आर आर मेन की ड्राइवर्स फॉर एनी पर्टिकुलर बिजनेस। नाउ कम टू स्टेप 4. Step 4 is gathering the data of your peer companies. When I am saying gathering the data of peer companies, it is required in two cases. एक तो एक्सट्रीम, एक आपका एक्सट्रीम ये है कि देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज फेयरनेस ओपिनियन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पर आपके पास एक कंपनी आ रही है और आपके पास एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर या एक एक्वायरर कंपनी आ रही है और वो टारगेट कंपनी के बारे में फेयरनेस ओपिनियन चाहती है कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस। ये बहुत बहुत डिटेल के अंदर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, मतलब दैट कुड बी लाइक 100-200 पेजर काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फेयरनेस ओपिनियन डॉक्यूमेंट बोला जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। एंड वहाँ पर यू विल बी लिटरली डिगिंग डीप इन ईच एंड एवरी ऑफ इट्स पीयर, और आप हर पीयर से उसको कंपेयर करते हो कि ये इस पीयर के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है, सेकंड पीयर के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री इन जनरल के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो वहाँ पर इट्स अ वेरी बल्जी एक्सरसाइज, वेरी वेरी बल्की एक्सरसाइज। एंड अनदर एक्सट्रीम विच इज़ अ वेरी क्विक एक्सट्रीम है कि आप एक बहुत क्विकली एक एनालिसिस करके देखते हो कि भाई मैंने तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल ली, मल्टीपल्स निकाल लिए, नाउ आई जस्ट क्विकली रन इट थ्रू द कंपेरेबल कंपनीज इन द मार्केट कि उनके मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा कुछ मल्टीपल आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा EV बाय EBITDA इज 2, ठीक है, कि फॉर एवरी 2 रुपीज़ ऑफ एवरी 1 रुपी ऑफ EBITDA मैं 2 रुपये का या मैं 2 रुपीज़ का इंटरप्राइज वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ। बट जो इंडस्ट्री का सेक्टर का जो EV बाय EBITDA है दैट इज 7-8, राइट। और जो कॉम्पेरेबल कंपनीज का मीडियन EBITDA दैट इज लाइक 0.5 ओनली, इधर इट इज़ वेरी लो और इट इज़ वेरी हाई। सो आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट, और ये मेरे को एक सेंस देता है कि नहीं यार समथिंग इज रॉन्ग in my particular valuation, right, or my particular financial model. Okay, so definitely, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपका पर्टिकुलर कंपनी बहुत ज़्यादा डेविएटेड नहीं रह सकता, बट वो बिल्कुल होगा सब्जेक्ट टू कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिले कि बहुत हाई ग्रोथ अचीव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, टेस्ला है। अगर आप टेस्ला का कोई भी मल्टीपल देखोगे तो इट इज़ वे अबव, वे अहेड ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। तो उसके पीछे लॉजिक है कि द टेस्ला इज नॉट सेलिंग द कार्स, इट इज सेलिंग द टेक लोडेड कार्स, ठीक है। सो टेक इज अ प्लस फॉर देम, जिसने वो एक्स्ट्रा प्रीमियम कमांड करा है मार्केट में। देन वील परफॉर्म द वैल्यूएशन के दौरान वील बी रिक्वायरिंग कंपेरेबल कंपनीज एंड कंपेरेबल ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वील अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ स्टेप 5 is the main step. It is one of the most crucial step, जहाँ पर you will first plot the historicals. That could be a full historical or partial historical only. मैं समझाऊंगा full और partial का क्या मतलब है, and when we'll use the full historical, when we'll use the partial historical. Also the most important, और जिससे mostly सब लोगों को बहुत डर लगता है, वो होता है projection, कि you will be projecting revenue and expenditure of a particular company. Okay. Now वैल्यूएशन में कई बार ऐसा होता है दैट वी ऑल्सो नीड द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड एंड वी नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट इन टू इट। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी हैवी लगेगी, बट जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। एंड वेन एवर यू विल बी परफॉर्मिंग एक्विजिशन, और इवन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एक्विजिशन एंड यू वॉन्ट टू रन थ्रू दैट हाउ माई कंपनीज वैल्यूएशन विल रिएक्ट इफ द सिचुएशन चेंजेस ड्रास्टिकली। सो आप अलग अलग सिनेरियोज के अंदर उसका एनालिसिस करके देखते हो, तो सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है वो भी हम कवर करेंगे। Okay. Step 6 is we need to present our analysis. Now, analysis जो भी आपने analysis करा है
उसके पीछे कई लॉजिक हो सकते हैं दैट योर यूज़र, द यूज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, अब यू आर नॉट द यूज़र, राइट? यू आर अ डेवलपर, you have developed the financial model, you will not use it. Okay, so that user want to buy a particular company or they want to fund the particular company. अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइवेट इक्विटी है, ठीक है, तो उसको पूरी की पूरी कंपनी बाय करनी है, उसको एक इक्विटी प्लेसमेंट करना है. अगर वो सीड इन्वेस्टर्स हैं या वीसीज हैं तो उन्हें कंपनी को फंड करना है. सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर रिसर्च फॉर अ म्यूचुअल फंड, ठीक है, और फॉर एनी HNI client, so basis your research he want to sell that particular stock, he want to make it understand whether this is the right time to sell the stock or not. ठीक है, तो उन सब रीजन में यू हैव टू प्रेजेंट योर एनालिसिस अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बायस्ड हो जाता है फॉर श्योर, राइट? जैसे अगर ऑब्जेक्टिव है स्टॉक सेलिंग का तो यू विल बी मोर फोकसिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक रादर देन एक्सट्रीम पॉजिटिव्स. ओके, नहीं होना चाहिए ऐसा, बट होता ही है. इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू बी बायस्ड. ओके, नाउ यू ऑलवेज नीड टू प्रोवाइड द रीजन्स. योर जो भी आपका कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय टू थिंग्स. फर्स्ट इज द रीजनिंग दैट वाई यू हैव कंक्लूडेड दैट, एंड इट इज ऑलवेज बी बैक्ड बाय नंबर्स. दिस इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर आपके पास ये दोनों मिसिंग है आपके फाइनेंशियल मॉडल में, तो आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हो, फिर तो कुछ भी बोल दो यार, फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है. वाई यू वांट टू डू दिस इंटायर वैल्यूएशन एक्सरसाइज, ओके, और फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सरसाइज. एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, आपको कैसे प्रेजेंट करना है उसको, व्हाट कुड बी द क्रूशियल टाइमिंग इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वंस यू विल बी इन द जॉब. ओके, आप जब इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करोगे, आप जब इक्विटी रिसर्च में काम करोगे, तब दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. से फॉर एग्जांपल फॉर्मेट को डिफर, कि आप PPT स्लाइड्स बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हो आपके फाइंडिंग्स को, आप वर्ड डॉक में एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर रहे हो, आप एक्सेल में ही रिपोर्टिंग करके प्रेजेंट कर रहे हो, या आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मैनेजमेंट में डायरेक्टली बुला लिया और आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो. मैंने बताया था यूजर्स कुड बी वेरी डिफरेंट. इट कुड बी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन टू द रिसर्च विंग और यू आर इन टू द फाइनेंशियल मॉडलिंग विंग, और आपका जो वर्क है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर यूज़ करता है इन ऑर्डर टू मेक सम डिसीजन. कुड बी यूज्ड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कुड बी यूज्ड बाय VC पार्टनर्स, जो वेंचर कैपिटल में पार्टनर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. कुड बी यूज्ड बाय योर इंटरव्यूअर ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चल गया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू में दे टेंड टू गिव दैट केस स्टडी फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग, कि आपको करना भी आता है कि नहीं आता है. ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है. एंड टुगेदर वील सेल थ्रू, एंड आई विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, द सीरीज ऑफ द सेशंस, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल ऑन योर ओन. इस बात का मेरा गारंटी है, सब्जेक्ट टू कि आप सारे वीडियोस अच्छे से देखो. और सारे वीडियोस आप अच्छे से सिर्फ तब देख पाओगे जब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है. उसके लिए आपको दो काम बहुत इमीडिएटली करना है. सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है, घंटी वाला आइकन है, उसके ऊपर फटाक से क्लिक करके ऑल वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना है. ओके, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो तो सबसे पहले नीचे जाओ और लाइक बटन दबाओ. दिस विल हेल्प अस टू मेक एल्गोरिदम्स इन आवर फेवर एंड हेल्प अस ग्रो. नाउ, एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडल में क्या ऐसी चीज़ें होना चाहिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो प्रॉपर कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए. कन्वेंशन मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय इंडस्ट्री बोल लो, आप कुछ भी बोल दो. ठीक है, कि जो इंडस्ट्री का नॉर्म्स हैं वो सब चीज़ें वो फॉलो करे. इसका मतलब ये है कि अगर आपका मॉडल, आपने कोई मॉडल बनाया है तो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो रिस्पेक्टिव कोई भी बंदा देख रहा हो, किसी भी कंपनी में काम करता हो, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता हो, उसके लिए वो चीज़ नई नहीं होना चाहिए. कुछ बेसिक रूल्स होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, वो आपको प्रॉपर फॉलो करने. वो रूल्स क्या होते हैं मैं अगले सेशन में डेप्थ में बताऊंगा. ठीक है, आपका जो मॉडल होता है वो स्टैटिक कम और डायनेमिक ज़्यादा होना चाहिए. स्टैटिक कम और डायनेमिक ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपका मॉडल में हार्ड कोडिंग चीज़ें कम होना चाहिए, जहाँ पर आपने डायरेक्टली सेल में कुछ टाइप कर दिया. आपके इनपुट सेल्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए, जहाँ पर यू नीड टू पुट सम फिगर्स मैनुअली. ओके, बाकी सब चीज़ें आपस में लिंक्ड होना चाहिए. ऐसा क्यों बोला जाता है? से फॉर एग्जांपल आपने रिस्क फ्री रेट 5 जगह पर आपके मॉडल में यूज़ हो रहा है, आपने 5 जगहों पर मैनुअली डाला. ओके, अब फ्यूचर में जब आपको रिस्क फ्री रेट चेंज करना है तो आपको फिर से 5 जगहों पर जाके रिस्क फ्री रेट चेंज करना पड़ेगा. सिमिलरली अब मैं ऑपरेटिंग मार्जिन डाल रहा हूँ, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इज बीन यूज्ड एट 5-6 डिफरेंट प्लेसेस विद इन माई फाइनेंशियल मॉडल. सो इफ इट इज़ हार्ड कोडेड, इफ इट इज़ स्टैटिक, देन आई नीड टू मेक द चेंजेस एवरी टाइम इन दोज 4-5 सेल्स. और ऐसा हो ही जाता है यार, आई एम प्रीटी श्योर कि आप भूल जाओगे. आप 1 या 2 जगह चेंज करना भूल जाओगे और फिर आपका मॉडल एरर शो करना शुरू कर देगा.
ठीक है. द थर्ड थिंग इज योर मॉडल शुड बी ऑलवेज ईजी टू ऑडिट. ईजी टू ऑडिट मतलब ये होता है कि अगर आपका मॉडल किसी और को दे रहे हो तो उसके लिए समझना बहुत आसान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है पर्टिकुलर मॉडल में. अगर वो कैश फ्लो देख रहा है, आपको 3 फाइनेंशियल देख रहा है, या आपका DCF देख रहा है, तो बहुत स्मूथ वो पूरा का पूरा पाथवे ट्रैवल कर पाए विद इन योर मॉडल. सर मैंने तो ऐसा मॉडल बनाया जो सिर्फ मुझे समझ में आता है. नाउ दैट इज़ अ बैड मॉडलिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर योर सेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर योर यूज़र. ठीक है, तो वो यूज़र को समझ में आना चाहिए. आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ लाइक सेकेंडरी, राइट. आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, इट इज़ अ बिग नो फॉर मी. इट शुड ऑलवेज बी ईजी टू ऑडिट. देन इट हैज़ टू बी वेरी लेस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन एज मच एज पॉसिबल. आपका मॉडल आप जितना सिंपल रखोगे वो उतना इफेक्टिव रहेगा. बिलीव मी, मैं पिछले 6 साल से इस फील्ड में हूँ. मैं स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली मेंटरिंग करता हूँ. कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत VBA को लोड कर देते हैं अपने मॉडल के अंदर, या वो पावर BI से लोडेड मॉडल बना देते हैं. ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दिस. इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं. ऑलवेज ट्राई टू बी लेस कॉम्प्लिकेटेड इन योर मॉडलिंग. ऑलवेज डू दैट. ओके, नाउ एक बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, दैट दे ऑलवेज कंसिडर फाइनेंशियल मॉडलिंग वेरी हार्ड, एंड मे बी दैट इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर चार्जिंग बॉम्ब इन ऑर्डर टू टीच फाइनेंशियल मॉडलिंग टू यू गाइस. ठीक है, वो एक एक्सप्लॉयटेशन ही बोलते हैं, जो बोलना है वो बोल दो. ओके, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग हार्ड क्यों होती है? इसको क्या ऐसी चीज़ें जो बहुत हार्ड बनाती है? अब अगर आप बहुत ऊपर से समझोगे तो एक चीज़ देखो, जैसे ये है, अगर आप फाइनेंस की स्टूडेंट हो तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट दिस इज गॉर्डन्स ग्रोथ फॉर्मूला. ओके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक. इसमें ये जो है D1 दैट इज योर फ्यूचर कैश फ्लोज. ओके, योर K इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, एंड दिस इज नथिंग बट योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट. यही है, ये 3-4 चीज़ें. ये मॉडल बहुत ईजी है करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है दिस मॉडल विल ओनली वर्क व्हेन योर कंपनी हैज़ रीच्ड एट अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी. अगर आपकी कंपनी बहुत अनस्टेबल है अभी, वो हाई ग्रोथ पीरियड में, या वो एकदम नाइव स्टेज के अंदर, इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग देयर ग्रोथ, तब ये मॉडल आपको बहुत गलत रिजल्ट शो करेगा. वाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है, वो बहुत फ्लक्चुएट होगी. एक मिच्योर कंपनी होती है, उसके डिविडेंड्स बहुत स्टेबल होते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच. ओके, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल अप्रोच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि ईजी है इसके लोग नहीं करते, बट इसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है. दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर दिस वीडियो. ओके, एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हर कंपनी की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग अलग है. When that particular company's business will achieve stability, that is a very subjective thing you need to analyze. Okay? तो every company has its own unique feature. इसके कारण फाइनेंशियल मॉडल में आपको बहुत सारे ट्वीक्स करना पड़ते हैं बार बार फॉर अदर कंपनीज. एंड वन मोर थिंग इज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद द रीजनेबल नंबर्स फॉर द एवरीथिंग इन द मॉडल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक तरीका कैलकुलेट करने का X हो सकता है, दूसरा तरीका Y हो सकता है. कोई बोल रहा है कि मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, कोई CAPM के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है, कोई उसको आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को रिस्क फ्री रेट के साथ कैप कर रहा है, कोई बोल रहा है नहीं मैं तो जो GDP का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है मैं उसको लूँगा. ठीक है, कोई जो डिविडेंड या कैश फ्लो निकाल रहा है, इसको कैश फ्लो को निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सो देर इज ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज सर्च फॉर अ रीजनेबलनेस इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई एनीथिंग. ठीक है, तो यहां पर दिस इज अ प्रेटी नाइव थिंग टू डू. नाउ व्हाट मेक्स इट रियली हार्ड? सो आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को लगती हैं, जिसके कारण उनको फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत हार्ड लगती है. सबसे पहले उनको पता नहीं होता दैट वेयर दे कैन फाइंड द डेटा. फाइंडिंग डेटा कुड बी अ चैलेंज. आई टोटली अग्री विद इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, आपको बहुत लिमिटेड डेटा पिक करना है. द सेकेंड इज प्रोजेक्टिंग द डेटा. उस डेटा को आगे प्रोजेक्ट कैसे करना है? अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि रिलायंस का मेरे को 5 ईयर्स का फोरकास्ट बना के दो, ठीक है, डिस्पाइट नो मैटर वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ करंटली, वेदर यू आर अ CA स्टूडेंट, CFA स्टूडेंट, और FRM स्टूडेंट, और यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट विल बी अ बिग टास्क फॉर यू, बिलीव मी. एंड वो कितना भी आप अच्छे से करोगे ना, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. फोरकास्टिंग में सबसे बड़ा इशू यही होता है. स्टूडेंट कितना भी मेहनत कर लेना हो फोरकास्टिंग निकालने के लिए, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता. उसको हमेशा डाउट ही रहता है कि यार फोरकास्टिंग मैंने सही निकाली कि नहीं निकाली है. ठीक है, द प्रॉब्लम 3, द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट इज द कंपनी वैल्यू.
कंपनी के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, समझते हैं आगे कैसी बात कर रहा हूँ, एंड कुछ एक दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो बहुत हिंड्रेंस जैसी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो फाइंडिंग द डेटा के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो डिस्काउंट रेट को डिस्क्लोज नहीं करती है। ये चीज़ आपको खुद बनानी पड़ेगी। यू नीड टू डेवलप इट, यू नीड टू डिराइव दिस यूजिंग द पब्लिक इन्फॉर्मेशन और पब्लिक फाइलिंग और एनालाइजिंग द कंपेरेबल कंपनीज। वाई, क्यों नहीं करती हैं? क्या ये छुपाना चाह रही हैं डिस्काउंट रेट और फ्री कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट वो देगी आपको, बट वो आपको FCFF या FCFE का कैलकुलेशन नहीं करके देती है। ओके, क्यों नहीं करके देती हैं? डिस्काउंट रेट क्यों डायरेक्टली आप नहीं दे रहे हो? कंपनी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो टाटा एलेक्सी? बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है लॉ में। जिस दिन लॉ बोल देगा कि आपको एनुअल रिपोर्ट में FCFF FCFE का डिस्क्लोजर देना है और साथ में एक डिस्काउंट रेट का कैलकुलेशन भी देना शुरू कर देंगे। तो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू हम निकाल लेंगे। ऑल्सो जब आप अर्निंग्स को वेन एवर यू विल बी कन्वर्टिंग योर EBITDA और EBIT इनटू FCFF, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं या इंक्लूड करनी पड़ती है, वट एवर इट इज। ठीक है, जैसे डिप्रीसिएशन है, डिप्रीसिएशन पहले आप एक्सक्लूड करते हो इन ऑर्डर टू टेक द टैक्स एडवांटेज, देन यू विल इंक्लूड इट क्योंकि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आप अर्निंग से कैश फ्लो की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको डिप्रीसिएशन ऐड करना है। सिमिलरली कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, वन ऑफ आइटम है, जैसे कोविड का जो लॉस है, दैट कुड बी वन ऑफ आइटम, इट हैपन्स वंस इन 100 ईयर फॉर इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम कैसे डील करते हैं, उनका मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वी नीड टू डिसाइड व्हाट आइटम्स वी नीड टू इंक्लूड, व्हाट आइटम्स वी नीड टू एक्सक्लूड। ओके, ये चीज़ें सब हम सीखने वाले हैं हमारे अपकमिंग सेशंस के अंदर। इशू 2 जो रहता है वो प्रोजेक्टिंग द डेटा रहता है। प्रोजेक्टिंग हमेशा डिफिकल्ट होगी। प्रोजेक्टिंग विल बी वेरी इजी फॉर अ मेच्योर कंपनी। जितनी कंपनी मेच्योर है उतना प्रोजेक्शन मेरे लिए ईजी है। ठीक है, जितना कंपनी मेरा छोटा है, जितना से फॉर एग्जांपल एक मेच्योर कंपनी नेस्ले, आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्शन विल बी वेरी इजी। आई टेल यू व्हाई, अभी बताऊंगा मैं। सिमिलरली अगर कोई बहुत छोटा सा इंट्रीग्यून करके एक देयर इज दिस स्टार्टअप, ठीक है, बहुत छोटा स्टार्टअप है जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहा है, अभी इट्स स्टिल लॉस मेकिंग स्टार्टअप एंड वॉट ऑन, तो उस केस के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी इज देयर। ठीक है, अभी सिर्फ 30-35 करोड़ की फंडिंग मिली है, पता नहीं अब आगे उसमें कैसा फ्यूचर रहेगा, कैसा ग्रोथ करेगा, वेदर दे विल बी एबल टू स्केल अप और नॉट, इन वो सब चीज़ें। दूसरा रहता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रीजनेबलनेस होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। आप समझना, नेस्ले का आप मॉडल बना रहे हो और नेस्ले के मॉडल में आपने क्या करा, आपने नेस्ले को दे दी 30% की ग्रोथ अगले साल में। अब अगर आप ये कर रहे हो ना, दिस इज अनरीजनेबल ग्रोथ फॉर अ कंपनी लाइक नेस्ले। नेस्ले का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है, जो सबसे सुपर प्रोडक्ट है, जो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज सेरेलैक। सेरेलैक के कंज्यूमर्स कौन है? इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बेबीज़ होते हैं। उनका ग्रोथ का जो जो ग्रोथ का नंबर्स है, दैट इज एग्जैक्टली द पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होगा। पॉपुलेशन एक साल में 30% नहीं इंक्रीज होती, किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और नेस्ले विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन मोर देन 180-190 प्लस कंट्रीज, वहाँ पर 30% जैसा ग्रोथ देना इतनी हाई स्केल कंपनी को इट इज़ अनरीजनेबल। सो यू शुड ऑलवेज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अनरीजनेबल फोरकास्टिंग। द मोमेंट आप अगर रीजनेबिलिटी मेंटेन करते हो ना, तो शायद लोग आपको इतना चैलेंज नहीं करेंगे आपके फोरकास्ट को कि ठीक है यार 3-3.5% का इसने ग्रोथ दिया, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर आप सीधा 20-15% ग्रोथ दे देते हो नेस्ले जैसी कंपनी की, तो आई माइट आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू गिव दिस 15% टू 20% ग्रोथ टू वो कंपनी लाइक नेस्ले और कंपनी लाइक ITC। ओके, सिगरेट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगेन सिगरेट बिजनेस इज ऑल्सो नथिंग विच इज कि एक रात में या एक साल में 30% से ग्रो हो जाएगा। दैट इज नॉट हाउ द इंडस्ट्री वर्क, दैट इज नॉट हाउ द बिजनेस वर्क। ओके, सिमिलरली आप समझना, रेवेन्यू को, मतलब रेवेन्यू यानी जो टॉप लाइन है आपकी, इसका फोरकास्टिंग करना फिर भी कंपेरेटिवली ईजी है। ठीक है, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, ऑप्स है, इनका फोरकास्टिंग करना भी रिलेटिवली ईजी है। लेकिन जब आप मेट्रिक के फोरकास्टिंग में जाते हो, मेट्रिक के फोरकास्टिंग में मतलब अगले 5 साल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, अगले 5 साल में कितनी यूनिट्स बिकेंगी, अगले 5 साल में कितना ज़्यादा एरिया पे हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा, ये जो मेट्रिक्स है इनकी फोरकास्टिंग और चैलेंजिंग बना देती है फाइनेंशियल मॉडलिंग को। सिमिलरली एक कंपनी, जो इशू नंबर 3 है, जो मेजर इशू आता है, वो ये आता है कि एवरी मॉडल कुड शो अ डिफरेंट रिजल्ट फॉर अ सेम कंपनी। मतलब अगर आपने एक कंपनी को DCF से वैल्यू करा,
सिमिलर कंपनी को आपने मल्टीपल से वैल्यू करा, मल्टीपल में भी दो अप्रोचेज होते हैं, रिग्रेशन अप्रोच एंड मल्टीपल अप्रोच। सो एक आपने डीसीएफ लगाया, दूसरा आपने रिलेटिव प्राइसिंग लगाया। रिलेटिव प्राइसिंग में देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज, मल्टीपल अप्रोच एंड रिग्रेशन अप्रोच। तो तीन अप्रोचेज से आपने वैल्यूएशन करा, तीनों से वैल्यू मेरी अलग अलग आ रही है। नाउ इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? देयर कुड बी अ डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द सेम कंपनी यूजिंग डिफरेंट मॉडल। ओके, सिमिलरली आपकी जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, आर यू ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स और ओनली फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स? मतलब यू आर कैलकुलेटिंग इंटरप्राइज वैल्यू और इक्विटी वैल्यू। ठीक है, क्या आपने वो सारे असेट्स इंक्लूड करे हैं जो कंपनी के पास हैं, या आपने सिर्फ वो असेट यूज करे हैं, वो असेट इंक्लूड करे हैं विच इफेक्ट देयर कैश फ्लोज, जो उनके बिजनेस के कोर असेट है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए जो एंटीलिया है, नाउ एंटीलिया इज अ $1 बिलियन हाउस, राइट? अपने सबको पता है 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो। अब ये ऐसे तो रिलायंस मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना होते हुए रिलायंस के चेयरमैन का घर होता। इसका मतलब ये कि कंपनी ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है इस घर को बनाने के लिए, और जो भी कंपनी का चेयरपर्सन रहेगा वो इस हाउस में रहेगा। नाउ आप ये चीज़ समझो, ये इंटीलिया जो असेट है $1 बिलियन की, ये कंपनी के कैश फ्लो के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब कल को अगर ये ना भी बनाते तो भी कंपनी उतनी अच्छी चलती जितनी आज है। इसकी जगह किसी और घर में रख लेते चेयरपर्सन को। लेकिन क्या आप जब रिलायंस का वैल्यूएशन कर रहे हो या रिलायंस की मॉडलिंग कर रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर असेट को ओवरलुक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, या फिर वैल्यूएशन जो आपका है वो बहुत डेविएट हो रहा है आपके कॉम्पेरेबल से। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि मेरा 2 का ईवी बाय EBITDA आ रहा है, और कॉम्स मतलब कॉम्पेरेबल कंपनीज का ईवी बाय EBITDA 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, एंड देर इज नो रैशनल बिहाइंड इट। दिस विल मेक द सिचुएशन मोर चैलेंजिंग, एंड इससे कैसे ओवरकम करना है आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिवरेज बायआउट कर रहे हो। ठीक है गाइज, अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही कि लिवरेज बायआउट क्या होता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन पे तो वैसे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो चैनल पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि मर्जर एंड एक्विजिशन की लाइफ साइकिल क्या होती है। सिमिलरली इक्विटी कैपिटल मार्केट्स पे भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ वेरी सून, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इक्विटी कैपिटल मार्केट डिवीजन किन किन फैक्टर्स के साथ काम करता है या किन एरियाज में काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि लिवरेज बायआउट इज समथिंग जो आपका हमेशा से एक वीक पॉइंट रहा है, आपको कभी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, यू वांट अ इन डेप्थ वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज, जस्ट पुट दैट इन कमेंट एंड आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू। अब यहाँ तक अगर टिके हुए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पाप कर रहे हो, डोंट डू दिस। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आपको पता चलता रहे कि हमारे अगले वीडियोस कब आने वाला है। ओके, लिवरेज बायआउट के अंदर क्या होता है ना, मैं एक कंपनी को खरीद रहा हूँ, बट वो कंपनी खरीदने के लिए मेरे पास अभी पैसा नहीं, मेरे को मार्केट से पैसा उधार लेना पड़ेगा, डेट रेस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर है ना, वैल्यूएशन पे इतना फोकस नहीं होगा लिवरेज बायआउट मॉडल में, रादर द फोकस विल बी ऑन IRR वर्सेस टारगेटेड प्रॉफिट। IRR इज व्हाट? IRR इज योर पोटेंशियल प्रॉफिट टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फीजिबल, कि मेरे को इतना प्रॉफिट, इतना रिटर्न तो निकालना ही पड़ेगा। दैट इज योर पोटेंशियल रिटर्न वर्सेज व्हाट इज योर टारगेटेड रिटर्न। आप उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। सिमिलरली जब आप M&A कर रहे हो तो यू विल बी मोर डेविएटेड और मोर फोकस्ड टुवर्ड्स some accounting matrices, like for example EPS or your PEG ratio and your PE and your EV by EBITDA and all those things. Similarly जब आप equity as a equity investor हो तो you are more concerned about the returns you will be getting on that equity over a period of time, whereas the company is more concerned about to minimize the dilution. क्या dilution कम से कम होना चाहिए। I'm not talking about a retail equity investor, you need to understand it over here. आप और मैं मिलकर रिलायंस में कोई डाइल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन। आप पूरा सब, मतलब हम सब कुछ भी बेच के हमारा रिलायंस में लगा देंगे तो वी कुड नॉट बी एबल टू मूव द प्राइस ऑफ द शेयर जस्ट बाय ₹1 और ₹10 ऑल्सो। दैट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग मनी। ओके, नाउ वॉट इज नेक्स्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में और आई वुड से अगले सेशन में हम समझेंगे कि एक्सेल की कुछ बेसिक सेटिंग्स क्या हैं जो आपको करनी है ताकि आपका एक्सेल पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाए टू परफॉर्म फाइनेंशियल मॉडल। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है अगर आप चाहते हो। एंड वन मोर थिंग, राइट गाइज, देखो समझो मेरी बात, कई चीज़ें ऐसी होती है जो इफ़ समवन इज गिविंग इट टू यू फॉर फ्री, राइट, पीपल डोंट केयर अबाउट इट। आई डू नॉट केयर अबाउट दोज पीपल। मैं
फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाने में आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ. यू विल सी द मैजिक. ठीक है, यू योर सेल्फ विल सी कि आप कितना अच्छे से सब कुछ सीख के, एंड द वे आई स्ट्रक्चर द इंटायर प्रोग्राम, it's phenomenal. Okay, so it is very important for you to watch all the sessions in detail. मोस्टली हमारे सेशंस वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं. वेडनेसडे को शाम को 8 बजे और सैटरडे को दोपहर में 12 बजे, 8 PM एंड 12 PM. ओके, सो उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो एंड पुट योर नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट यू गॉट टू नो कि फ्यूचर में जो भी वीडियो आ रहा है. एंड गाइज जस्ट डोंट वेट कि पहले सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं बैठ के समझूंगा. ऐसा मत करना आप. ठीक है, बिकॉज मैं हर वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज दूंगा. वो एक्सरसाइज आप यू मे बी वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ऑफिस, और आपकी इंटर्नशिप चल रही होगी, आपकी ऑलरेडी कोई दूसरी पढ़ाई चल रही है, उस बीच में आपको टाइम निकाल के एक्सरसाइज पूरी करनी है. एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज, यू कंपेयर इट विद द सोल्यूशन गिवन इन दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, अगला वीडियो आ जाएगा. अगर आप ये वेट कर रहे हो कि पहले 10 वीडियोस कंप्लीट हो जाने तो फिर मैं एक दिन में बैठ के 10 के 10 वीडियो देख लूँगा, बिलीव मी, उससे आपका वैल्यू एडिशन ज़ीरो होगा. एंड ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मैं आपको वैल्यू ना दे पाऊँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ना रिकमेंड करता हूँ. ओके, नाउ सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अगेन, दिस इज CA Parth Verma, and I'll see you in the next video very soon.